अलंकार का सुंदर प्रयोग है। बस इतने 2 पॉइंट ही लिखना काफी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ दूसरा, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मत घृत काढ़ लियो डार देई छोड़ी। अब इसके अंदर आप लिखेंगे कि दूध की मथनिया, यहाँ इसका भाव क्या है कि ईश्वर प्रेम रूपी इन्होंने जो आनंद प्राप्त किया, कवित्री ने दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, यानी ईश्वर की भक्ति बड़े प्रेम भाव से की, और जितनी भी भक्ति करते हुए जितने भी मन की बुराइयां थी वो तो छोड़ दी, और जो अच्छाइयां थी उनको अपना लिया। अर्थात जब ईश्वर की भक्ति मन में जागी और ईश्वर प्रेम करने लगी तो मन से अपने आप बुराइयां दूर हो गई और अच्छाइयां जो थी वो ग्रहण कर ली। अर्थात ईश्वर भक्ति से मन पवित्र और निर्मल होता है। ये तो हो गया भाव। और शिल्प सौंदर्य, इसमें आप बताएंगे इसमें इतना अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें ज्यादा बस इतना लिख देना, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार है, बिलोई छोई, ये जो अंत्य अनुप्रास है ना, तो इस कारण इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ठीक है। तो 2 ही पॉइंट लिखने हैं कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और भाव स्पष्ट में लिखेंगे कि ईश्वर प्रेम जो है, ईश्वर भक्ति उन्होंने बड़े प्रेम भाव से की है, यानी बड़ी खुशी खुशी बड़े ही प्रेम से उन्होंने ईश्वर की भक्ति की है, और इस भक्ति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, मन जो पवित्र निर्मल हो गया, बुराइयां दूर हो गई और अच्छाइयां जो थी वो मन में रह गई, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो इसमें लिखोगे कि लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा जो थी वो कृष्ण भक्ति में इतना डूबी थी कि वो मंदिरों में जाकर सार्वजनिक रूप से नृत्य करती थी, गीत गाती थी, साधु संगतों के साथ भ्रमण भी करती थी और उनके सत्संग का लाभ भी उठाती थी। तो ये सारी चीजें जो थी वो उस समय स्त्रियों पर बंधन थे, स्त्रियों को इतना सामान्य रूप से समाज में उन्हें करने का अधिकार नहीं था, तो इसलिए लोग उन्हें उनके इस कार्य को देखकर उन्हें बावरी कहते थे, ठीक है ना। लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते थे, अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो सिर्फ इतना लिखेंगे कि लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते थे कि मीरा कृष्ण की भक्ति करते हुए इतना डूब जाती थी कि वो घुंघरू बांधकर पाँव में नाचने लगती थी और गीत गाने लगती थी, ठीक है ना। तो मंदिरों में इस तरीके से पाँव में घुंघरू बांधकर नाचना, गीत गाना, ये सब जो समाज के लोग हैं उनके लिए सामान्य बात नहीं थी, इसलिए वो उन्हें बावरी कहते थे, क्योंकि मीरा समाज के विरुद्ध करती थी ये सब काम। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? इसमें ये व्यंग छिपा है कि राणा जी जो है उन्होंने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन पीते हुए मीरा हंसी। क्यों हंसी? क्योंकि उन्हें अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास था कि वो ईश्वर है तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तो वो हंसी की, कितना ही आप चाहे मुझे भक्ति से अलग करने के लिए प्रयास कर लो, लेकिन मैं कृष्ण भक्ति से दूर नहीं होंगी, है ना। यही व्यंग छिपा है, मीरा के हंसने के पीछे यही है कि आप कितने ही प्रयास कर लो, मैं कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ने वाली, कृष्ण से प्रेम करना बंद नहीं करूंगी। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं? तो आप लिखोगे आंसर कि मीरा जगत को देख के इसलिए रोती है क्योंकि ये जो संसार है ये सांसारिक बुराइयों में फंसा हुआ है और ईश्वर भक्ति करना भूल गया है। तो मनुष्य को ईश्वर भक्ति से दूर देखकर उसे संसार की इस हालत पर रोना आता है कि अंत समय में ईश्वर भक्ति ही काम आएगी, लेकिन संसार के लोग ये नहीं जानते। संसार के लोग तो बस सांसारिक विषय विकारों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं और प्रभु की से दूर हैं, प्रभु भक्ति से दूर हैं। तो उनकी इस हालत पर, जगत की इस हालत पर मीरा रोती है, ठीक है। अब पद के आसपास में देखो, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अब इसमें आपको अपने मन से लिखना है, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को, इसमें बुक में जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग आप एक गेस कर सकते हो कि ईश्वर की प्रेम की प्राप्ति के लिए मीरा को
समाज से लड़ना पड़ा, अपने घर परिवार वालों की मर्यादा को तोड़ना पड़ा, उसने समाज के बंधनों को स्वीकार नहीं किया। वह मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नृत्य करती थी, गीत गाती थी और साधु संगतों के साथ बैठती उठती थी, उनके प्रवचन और सत्संग का लाभ उठाती थी। इसके लिए घर परिवार वालों ने उन्हें बहुत से ताने मारे, उन्हें मारने का प्रयास किया। राणा जी ने तो उन्हें विष का प्याला भी पिलाया, लेकिन फिर भी वो बच गई। और इसके अलावा कई बार उन्हें घर के अंदर बंद रखा जाता था, उन पर पहरा बिठाया जाता था। जो आपने पहले भी पिछले 8th क्लास में भी अगर पढ़ा था ना मीरा का पद, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ध्यान हो कहानी, पहरा राखिया चौकी बिठाना था ना एक, आपका याद हो तो आप लिख सकते हो कि मीरा को समाज से लड़ना पड़ा, घर परिवार वालों से लड़ना पड़ा। ठीक है, उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े। कथा पता ही है आप लोगों को। लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? लोक लाज खोना यानी समाज की परवाह ना करना। लोक लाज खोने का मतलब ये है कि मीरा जो थी उन्होंने समाज की परवाह करना छोड़ दिया था। उन्हें संसार की लोक लाज की कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया उनके बारे में क्या कहती है, दुनिया उनकी क्या निंदा करती है, उनकी क्या बुराई करती है, आलोचना करती है। इस चीज की उन्होंने परवाह छोड़ दी। वो ईश्वर भक्ति में जो मनाता था वो करती थी। वो समाज के बंधनों की, नियमों की परवाह नहीं करती थी। तो समाज की परवाह ना करना ही लोक लाज खोना है। चाहे लोग उनकी कितनी बुराई करें, उन्हें अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई नहीं चाहिए थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उनकी बड़ाई करें, तारीफ करें। तो ठीक है, बुराई करते हो तो करो, मुझे तो भक्ति करनी है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर जो है अविनाशी, यानी ईश्वर जो कभी विनिष्ट नहीं होते, जिनका कभी नाश नहीं होता, अर्थात ईश्वर अविनाशी सहज मिले, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बड़े ही प्रेम से अगर आप भक्ति करो तो बहुत ही आसानी से ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। तो मीरा ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो तो ईश्वर भक्ति में, गिरधर नागर की भक्ति में पूरी तरह से डूबी हुई है और वो उन्हें स्वाभाविक रूप से अवश्य मिलेंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भगवान उन्हें अवश्य मिलेंगे। लोग कहे मीरा भई भावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों है कि लोग कहे, यानी संसार के लोग तो मीरा को पागल कहते हैं और घर परिवार के लोग कुलनाशिनी कहते हैं। तो इसका आंसर वही होगा कि मीरा जो थी वो ईश्वर प्रेम भक्ति में पूरी तरह डूबी थी। वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और पति मानकर उनकी पूजा करती थी। वो मंदिरों में भगवान की भक्ति करते हुए, भजन गाते हुए नाचने लगती थी और साधु संगतों के साथ बैठती थी। तो ये सारी चीजें जो थी समाज के लोगों को, घर परिवार के लोगों को स्वीकार नहीं थी। उन्हें लगता था ये हमारे कुल की मर्यादा का नाश कर रही है, ये हमारी परिवार की इज्जत लुटा रही है और बावली हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरह समाज के विरुद्ध खड़ी होने के कारण मीरा जो थी वो समाज के विरुद्ध, जो स्त्री जातियों पे बंधन थे, पर्दा प्रथा थी, पर्दा नहीं करती थी वो, है ना। आपने पढ़ा ना शुरू में, पर्दा नहीं करती थी वो। तो इन सब चीजों को लेके घर वाले और बाहर वाले जो थे उनकी बुराई करते थे, उनकी ये धारणाएं थी। क्योंकि मीरा किसी भी सामाजिक बंधन को नहीं मानती थी, वो पर्दा प्रथा नहीं करती थी, वो मंदिरों में नाचती गाती थी, साधु संगतों के साथ उठती बैठती थी, प्रवचन सुनती थी, सत्संग में जाती थी, और ये सारी बातें समाज और परिवार के विरुद्ध थी। तो इसलिए वो लोग उन्हें ऐसा कहते थे। ठीक है, तो ये तो हो गए, इसके 9 प्रश्न हो गए। तो ये सारे प्रश्न आप कॉपी में कर लीजिएगा। ये तो हो गया आज का होमवर्क, है ना। और अब हम पढ़ेंगे पद्य भाग का, हो गया 2, अब गद्य भाग का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है मीरा लेसन में? बहुत इजी था, पढ़ा हुआ था पहले भी आपका। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ क्वेश्चन आंसर या पद में, नहीं तो हम नया लेसन पढ़ते हैं। सत्यजीत राय लेखक हैं, उनका अपू के साथ 2.5 साल ऐसा है पेज नंबर, अपू के साथ 2.5 साल पेज नंबर है आपका 31 निकाल लो, पेज नंबर 31।
विशाल क्या लिख रहे हो आप? एडिट एडिट मैसेज, रिमूव मैसेज, मैं समझ नहीं पाई, आपकी बात ही नहीं समझ में आई कुछ। व्हाट आर यू सेइंग? ये क्या लिखा है आपने? 9/19/13। नो मैम, एडिट मैसेज, रिमूव मैसेज। विकास, नो मैम, नो मैम। विशाल क्या कहना चाहते हो आप? समझ ही नहीं आई मुझे बात। टाइमिंग है क्या है ये आपका? टाइमिंग नोट कर रहे हो? इन माई डिवाइस है एनी प्रॉब्लम? ये टाइमिंग है क्या? चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाठ, मीरा पाठ जो पढ़ा उसके प्रश्न उत्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे नया चैप्टर स्टार्ट करा रहे हो, ठीक है? पेज नंबर निकाल लो 31। पेज नंबर 31 निकाल लो। सत्यजीत राय, सत्यजीत राय जो हैं, इनका लिखा हुआ जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में, पाठ परिचय और लेखक परिचय। जन्म हुआ इनका सत्यजीत राय, लेखक का नाम है सत्यजीत राय। जन्म हुआ सन 1921 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ये एक फिल्म मेकर हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। तो इन्होंने इन्होंने जो फिल्में बनाई हैं उनके नाम है अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका पायन, पथेर पांचाली। बांग्ला के हैं ये सारे, तो बांग्ला की फिल्में हैं। और शतरंज के खिलाड़ी और शतरंज सदगति, ये दोनों हिंदी फिल्म है। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति इनकी हिंदी फिल्म है। प्रमुख रचनाएं जो हैं इनकी वो कौन सी हैं? प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि ये इनकी रचनाएं हैं। और इनको सम्मान भी मिले हैं बहुत ही, जो बाहर देशी विदेशी दोनों सम्मान है, जिसमें फ्रांस का लेजन डी ऑनर पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर, और इसके अलावा भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है। यानी फिल्म जगत के जितने खास सम्मान है वो सारे इन्हें मिले हैं। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पंचाली जो कि बांग्ला में थी पिक्चर, 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने रॉय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। यानी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी 1955 में, पथेर पंचाली, बांग्ला फिल्म, और ये फिल्म बनाने के बाद पहली ही फिल्म थी इनकी, लेकिन उसने इनको विश्व के जाने माने प्रोड्यूसर्स में और डायरेक्टर्स में शामिल कर दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्धि नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। यानी फिल्म की विधा को तो इन्होंने समृद्ध किया ही, बल्कि विचारक और आलोचकों के बीच भी एक उन्होंने ट्यूनिंग बैठाई फिल्मों के माध्यम से। इनकी फिल्में कुछ खास थी। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनकी जितनी फिल्में हैं वो सब साहित्यिक कृतियों पे, कोई ना कोई उपन्यास हुआ या कहानी हुई उस पर आधारित है, चाहे वो बंगाली साहित्य हो चाहे वो हिंदी साहित्य। इनकी पसंदीदा साहित्यकारों में बंगला के विभूषित भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है। अर्थात प्रेमचंद की कहानी उपन्यासों पे भी फिल्म बनी है इनकी, और जो शतरंज के खिलाड़ी है वो प्रेमचंद की ही रचना है, उसी पे इन्होंने बनाई है फिल्म। और बंगला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर जितने भी हैं बंगला उपन्यासकार, उनकी भी फिल्मों पर इन्होंने, उनकी कहानियों पर या उपन्यासों पर फिल्में बनाई। फिल्मों में पटकथा लेखन,
संगीत संयोजन मतलब म्यूजिक कंपोजिशन, निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों व किशोरों के लिए लेखन का कार्य भी बहुत संजीदगी के साथ किया। मतलब फिल्मों में इन्होंने डायरेक्शन भी दिया, म्यूजिक कंपोजिशन भी दी, निर्देशन भी किया। इसके अलावा बच्चों के लिए इन्होंने साहित्य, बाल साहित्य भी लिखा। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे पक्षी पशु पक्षियों का सहज संसार भी है। यानी इनकी कहानी जो इन्होंने कहानियां लिखी, राइटर भी है ना ये, तो कहानियां लिखी, उसमें जासूसी कहानियां, रोमांचक कहानियां हैं। इसके अलावा पशु पक्षी पेड़ पौधे प्राकृतिक चित्रण भी इनकी कहानियों में मिलता है। अब पढ़ते हैं हम पाठ परिचय, जो पाठ पढ़ने जाने हैं उसके बारे में। पथेर अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण जो है वो पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। यानी ये एक संस्मरण है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, अपू के साथ 2.5 साल, ये एक संस्मरण है। और ये संस्मरण कौन सी घटना पर है? जब इन्होंने पहली फिल्म अपनी पथेर पंचाली जो बनाई थी उसके अनुभवों पे ही आधारित है। यानी उस फिल्म को बनाने के दौरान इन्होंने जो जो अनुभव किया वही ये पाठ है आपका। इसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसने फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यानी अपने आप में ये फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म के बनने से हमें कई बारीकियों का पता चलता है कि किस तरह फिल्म बनाई जाती है, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, किस तरीके से उसमें डायरेक्शन किया जाता है। यही नहीं, जो फिल्म हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष हुआ। और कहने का मतलब ये कि जब हम पढ़ेंगे, फिल्म देखेंगे तो, और जो ये पाठ पढ़ेंगे तो उससे हमें ये चीज समझ में आएगा कि फिल्मी दुनिया जो है केवल चकाचौंध की दुनिया ही नहीं है, जो चमक धमक और ऊपरी जो दिखाई देता है वैसा ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे कैसे बहुत कम पैसे में भी, साधनहीन होने पे भी डायरेक्टर या निर्देशक जो है वो कैसे अपनी कला को आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर एक पूरी फिल्म आपके सामने आती है। और फिल्म देखते वक्त हमें कहीं लगता ही नहीं कि इसको कितनी मुश्किल से बनाया गया होगा। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास दीते ने किया है। यानी बांग्ला भाषा में लिखा गया था ये, और इसको हिंदी में भाषा में चेंज किया है किसने? विकास दत्ते ने। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या ना बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। मतलब कोई भी फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है और उसकी जो पहली फिल्म होती है वो उसके लिए एक पहेली की तरह होती है, और उसे अनेक तरह की शंकाएं घेरी रहती हैं कि पता नहीं फिल्म बन भी पाएगी कि नहीं, बनेगी तो चलेगी कि नहीं। मतलब उसके मन में डाउट ही डाउट रहता है जब तक पूरी फिल्म नहीं बन जाती। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है, और जैसी फिल्म बन जाती है तो एक नए फिल्मकार का जन्म होता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत रहता है। कोई भी फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है और उसकी पहली फिल्म जो होती है वो उसके मानस पे, उसके दिमाग पे इस तरह छप जाती है जैसे हमारे मन पे बचपन की यादें। कोई भी इंसान अपने बचपन की यादें कभी नहीं भूल पाता, है ना? उसी तरीके से फिल्मकार जब अपनी पहली फिल्म बनाता है तो उस फिल्म से जुड़ी जितनी भी घटनाएं और यादें होती हैं उन्हें भी वो कभी नहीं भूलता, वो हमेशा जीवित रहती है उसके मन में। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। और लेखक का जो ये अनुभव का संसार है जिसमें आज हम घुसेंगे, कैसे? पाठ के माध्यम से। अपू के साथ 2.5 साल, ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से हम लेखक के फिल्म संसार में जब एंटर होंगे तो हम भी उस चीज को फील करेंगे कि फिल्म जो थी वो कैसे बनाई गई थी, इतनी बेहतरीन फिल्म कैसे बनी। ठीक है, तो आगे समझ में इस फिल्म के बारे में लेखक जो है अपनी पहली फिल्म बनाने के दौरान उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसको शेयर कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, अपू के साथ 2.5 साल, अपू जो है वो इनकी फिल्म में जो एक पात्र है उसका नाम है अपू। उसके साथ 2.5 साल कैसे बीते ये पूरा इसमें जिक्र है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। लेखक कह रहे हैं जो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग की उसको बनने में 2.5 साल लगे थे, 2.5 साल तक शूटिंग का काम चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी,
मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। अच्छा, इस 2.5 साल में ऐसा नहीं कि रोज ही शूटिंग होती थी। लेखक कहते हैं उस समय मैं एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता था, तो विज्ञापन कंपनी में काम नौकरी करते थे, तो इसलिए नौकरी भी करते थे और बीच में जैसे ही टाइम मिलता था वैसे ही वो शूटिंग करते थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। अच्छा, लेखक कह रहे हैं मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि शूटिंग करूं। शूटिंग में पैसा खर्च होता है, तो लेखक कह रहे हैं मैं पहले पैसे जोड़ता था और जब पैसे जुड़ जाते थे तब मैं शूटिंग करता था। तो उस समय मेरे पास पैसे भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो बीच में शूटिंग रोक देनी पड़ती थी पैसे इकट्ठे होने तक। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। इश्तहार यानी विज्ञापन। लेखक कह रहे हैं कोई भी फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए फिल्म कलाकारों की जरूरत होती है और उसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है। सबका टेस्ट लेना पड़ता है, स्क्रीन टेस्ट, और सबका इंटरव्यू वगैरह लेके तब जाके उनको फिल्म में मिलता है। तो इसलिए कलाकारों को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा आयोजन हुआ। अच्छा, फिल्म का एक कैरेक्टर था अपू, जो कि 2.5 साल का एक लड़का है। वो मेन कैरेक्टर था, लेकिन लेखक को वो 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने आखिरकार क्या किया कि एक अखबार में विज्ञापन दे दिया कि मुझे इस फिल्म के लिए बच्चे चाहिए, 6 साल का लड़का। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। भाड़े पर मतलब किराए पर। रास एवेन्यू बिल्डिंग होगी कोई, उसका एक कमरा उन्होंने किराए पे ले लिया, जहाँ पे वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं कलाकारों का। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा ही भी नहीं था। बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन लेखक सेटिस्फाई नहीं हुआ थे। सॉरी, तो लेखक जो थे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। वो जैसा लड़का उनको चाहिए वो मिल ही नहीं रहा था उनको। एक दिन एक लड़का आया। उसके गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी बेटी है। आपको की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया। मतलब एक पिता जो थे वो अपनी बेटी के बाल कटवा के आए, तो लड़के जैसे बाल कटवाए थे तो गर्दन पे पाउडर वगैरह काफी लगवाया था। तो लेखक जो थे वो पहचान गए कि ये लड़की है और इसको लड़का बना के लाए हैं। तो वो पूछा भाई नाम क्या है, तो वो नाजुक आवाज में लड़कियों की आवाज में बोला टिया। नाम भी टिया। तो पिता जो थे पकड़े गए। उन्होंने कहा भाई मैंने कहा फिल्म मिल जाए इस आशा में मैं इसके बाल कटवा के लाया हूँ। अब आ जाओ पेज नंबर 34 पे। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं बेहाल हो गया। मतलब विज्ञापन देने के बाद भी उनको नहीं मिला, वो लड़की भी नहीं जची उनको। तो कुल मिला के वो बहुत परेशान हो गए कि लड़का उनको मिल नहीं रहा था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। अच्छा, एक दिन उनकी पत्नी छत पे थी, उन्होंने पड़ोस में छत पर एक बच्चा देखा, तो अपने पति से जाकर कहा कि जरा उस लड़के को तो बुलाइए। तो वो लड़का उनको भाग गया और वो उसका नाम था सुबीर बनर्जी, और वो ही उनकी फिल्म पथेर पंचाली का अपू बना। उसको उन्होंने रख लिया। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। अच्छा, लेखक को ये नहीं पता था पहले कि फिल्म जो थी वो उसको बनने में 2.5 साल लग जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा, क्योंकि पहली फिल्म थी। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। अच्छा, लेखक को ये डर था कि फिल्म ज्यादा टाइम लगाई हमने तो बच्चा अपू और दुर्गा, ये दो बच्चों के कैरेक्टर थे, भाई बहन थे, एक 6 साल का एक 8 साल का। तो उनको ये डर था कि अगर फिल्म निर्माण में ज्यादा टाइम लग गया तो ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, और बच्चे बड़े हो गए तो फिर जो सीन उन्हें दिखाना है वो छोटे बच्चों का है, तो बड़े बच्चों में कैसे फिल्म आएंगे। तो इसलिए उनको डर भी लग रहा था कि फिल्म ज्यादा लंबी ना खींचे। ज्यादा लंबा टाइम पीरियड हो गया तो बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, फिर वो बात नहीं रहेगी।
लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितना बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। मतलब लेखक कह रहे हैं मेरी खुशकिस्मती है कि उस उम्र में बच्चे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, हाइट वगैरह बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं, उनका चेहरा मोहरा भी बदलता है। लेकिन कह रहे हैं कि ये बच्चे जो थे ना, इनमें कोई चेंज नहीं आया। नहीं तो इस उम्र में अक्सर बच्चे जो हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। ये वैसे के वैसे, देखा है ना, कोई कोई बच्चों की ग्रोथ कम होती है, तो वो दोनों बच्चे भी वैसे के वैसे ही। इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। अच्छा, बच्चे तो वैसे के वैसे रहे, और उनके लिए एक और बड़ी खुशी की बात क्या थी कि उनकी फिल्म में एक और करेक्टर था जो 80 साल की जो एक महिला थी, चुन्नी देवी बाला देवी, वो निभा रही थी वो करेक्टर। तो उनको ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो ये टपक जाए, यानी इनका स्वर्गवास हो जाए, तो मैं फिर बीच बाकी की कहानी कैसे पूरी करूंगा, करेक्टर अगर ये चली गई तो। एपिसोड या सीरियल थोड़ी है कि एक गई तो दूसरी आ गई, है ना। एपिसोड में तो क्या होता है, सीरियल्स हम देखते हैं आजकल, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो कैरेक्टर चेंज कर देते हैं, लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं हो सकता ना। फिल्म में तो जो कैरेक्टर लिया है वही आपको एंड तक लेना पड़ेगा। तो उनको ये डर भी था कि जो 80 साल की महिला है इनका स्वर्गवास ना हो जाए, तो लेकिन फिर भी उन्होंने 2.5 साल निकाल लिए। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उन्होंने किसी तरह फिल्म पूरी करके कर ली। शूटिंग की शुरुआत में एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। काश फूल, सफेद रंग के फूल ही फूल थे। तो उससे भरे एक मैदान में शूटिंग करनी थी लेखक को। तो गड़बड़ क्या हुई थी वो बता रहे हैं लेखक कि कलकत्ता से कलकत्ता से थोड़ी दूर पर, कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, तो 70 मील पर पालसीट नामक एक गांव था। उस गांव में उनकी शूटिंग थी, और वहां रेल लाइन के पास उनको शूटिंग करनी थी। रेल लाइन के पास, उसके आगे सामने मैदान में फूल ही फूल थे, और पीछे से रेलगाड़ी गुजरती है। ये यहाँ पर सीन लेना था दोनों बच्चों का। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, यानी ये दिखाना था कि दोनों पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। यानी उन दोनों बच्चों को बहुत ही एक्साइट होके ट्रेन देखनी थी, और ये देखना था कि पहली बार देखी है उन्होंने ट्रेन, तो उनके लिए बड़ा ही ये सीन फिल्माना जरूरी था, और ये था भी बड़ा लंबा, और एक दिन में पूरी शूटिंग करना बड़ा मुश्किल था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे, यानी 2 दिन लग जाते इस शूटिंग को अगर वो करना शुरू करते। तो बस ये आज यहीं तक पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज का होमवर्क है पाठ 2 मीरा के सभी प्रश्नोत्तर कार्य कॉपी में करो, और पाठ ये जो 3 हम पढ़ रहे हैं इसको आप पहले ही एडवांस में पढ़ लो एक बार। ऐसे वैसे बहुत इजी लेसन है, पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आया। सत्यजीत राय हैं, निर्देशक हैं। पाठ अपनी फिल्म की निर्माण की जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहे हैं। पहली फिल्म पथेर पंचाली है उनकी, उसकी शूटिंग के दौरान कैसे उन्होंने शुरुआत की वो बताया। चलो ठीक है फिर, है ना। तो आज का होमवर्क आप लोग करना, पार्ट 2 मीरा के प्रश्नोत्तर कार्य करो। ओके, बाय।
Why you all? I hope you all have learned this time. लास्ट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कराई थी, उसके एग्जांपल्स करवाए थे और क्वेश्चंस करने को दिए थे मैंने आपको। ट्वेंटी टू तक दिए थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 22 तक आपको क्वेश्चंस मैंने करने को दिए थे। आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। नाइन पॉइंट थ्री मैंने आपको करने को दी थी, तो एनी क्वेरीज देयर?
हाँ बेटा दीक्षिता, पता है मुझे, मैंने नहीं कराया है। जो करा दिया उसके रिगार्डिंग सारे, जो करवा दिया उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन जो थे, उससे रिलेट जो क्वेश्चन करते थे वो सारे वो कर लिया आपने? कोई क्वेरी नहीं है? दीक्षिता तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई क्वेरी नहीं है क्या? वेरी गुड। लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 14 तक करा दिया था। एग्जाम्पल 15 से करना है तो एक बार एग्जाम्पल 15 से कंटिन्यू करते हैं, फिर क्वेरीज देखेंगे। एग्जाम्पल 15 आपके दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस दिस टू एन टर्म्स। आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो अब इसका सम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? देखो, सब में से 7 कॉमन लो, क्या आ जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, 1। पॉजिटिव टर्म्स को अलग करो, नेगेटिव टर्म्स को अलग करो। ये क्या है? एक जीपी जिसका आर कितना है 10, ए कितना है 10, और आर 10 है मतलब ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू पुट करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ए तो क्या आ गया 10 आर रेस टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। माइनस 1 कितनी टाइम्स है? एन टाइम्स। अगर ए को एन टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? एन ए। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन 1, तो रह क्या गया? एन। दैट्स आंसर। आगे इसको मल्टीप्लाई करके अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट ये भी एक आंसर है।
Next, example number 16. A person has two parents. ये word problem है. Two parents, four grandparents, or 8 great grandparents, and so on. Find the number of his ancestors during the 10 generations preceding his own. पेरेंट्स कितने हैं इसके? 2. ठीक है, इसने बोला ग्रैंड पेरेंट्स 4 हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 8 हैं, एंड सो ऑन. अप टू 10 टाइम्स उसने कहा है करना है हमें, और वहां तक आपको सम निकालना है. ठीक है, देखो ए कितना आ गया? 2. आर कितना आ जाएगा? 4/2 is equal to 2, which is greater than 1, implies Sn is equal to a r raised to the power n minus 1 divided by r minus 1 implies, which is 2 multiply with 2 raised to the power n minus 1, which can be write 2 raised to the power n plus 1 minus 2. आंसर. अच्छा, इसने 10 के लिए बोला था. चलो तो 10 के लिए देख लो, एक ही बात है, वो तो ऐसे निकाल दिया हमने. अब इसको S10 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 10 plus 1 minus 2, which can be write 2 raised to the power 11 minus 2, which can be write 2048 minus 2, which can be write as a 2046. Example number 17. Insert 3 numbers between 1 to 256 so that the resulting sequence is a GP. Okay. देखिए, एग्जाम्पल नंबर 17. 1 to 256 के मिड में आपको 3 नंबर इंसर्ट करना है, जिससे रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या हो जाए? जीपी बन जाए. दैट मीन अगर इस ऑर्डर में देखूं तो 256 क्या बन गया मेरा? 5th टर्म. देन पहले ये देखो, इसमें ए क्या है? ए तो आपका 1 है, आर मुझे पता नहीं, और टीएन आपका 256 है. एस नॉट एस एन, सॉरी, टीएन. टीएन इज इक्वल टू क्या होता है? ए आर एस टू द पावर एन माइनस 1. टीएन की वैल्यू क्या है? 256. ए की वैल्यू कितनी है? 1. आर पता नहीं, एन रेस टू द पावर एन माइनस 1. 256 क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बताओ, की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 है ना इसके लिए, 256 के लिए. अब 256 को सॉल्व करो कि पावर सेम हो जाए, बताओ क्या आएगा?
सॉरी बेटा, मैंने मैसेज नहीं देखे थे। आप लोगों ने बोला था कि बहुत क्लियर चल रहा होगा तो देखी करा। आई होप नाउ कोई इशू नहीं है, पूरा क्लियर आ रहा है। सही हो जाएगा। सो नोट डाउन कर लो, फिर टॉपिक बताना है कि एग्जाम कराएंगे। पढ़ लिया कि कॉपी? Relation between AM and GM. AM क्या होता है हमारा? Let A and B are two numbers, then AM is what? A plus B by 2, and GM is what? Plus minus root of AB. Then AM है, इसको हम A लेट कर लेते हैं, इसको G लेट कर लेते हैं, ठीक है? तो A minus G is what? A plus B by 2 minus plus minus root of AB. Then it will become A plus B by 2 minus plus root of AB. एक ही बात है, A plus B minus plus 2 root of AB divided by 2. It can be right root of A square plus root of B square minus plus 2 root of A root of B divided by 2. It can be right root A minus plus root B का whole.
वीडियो नहीं आ रही है बेटा? अब कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज अब तो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे क्लियर आ रहा है। आपका कोई इश्यू बेटा योगेश? चेक करो क्या प्रॉब्लम है। अरे और किस किस का वीडियो नहीं आ रहा? वीडियो प्रॉब्लम किस किस को आ रही है? और बेटा और बच्चों का मैसेज ये आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक करो कोई प्रॉब्लम, वैसे आपकी तरफ से नेटवर्क इशू आ रहा होगा। देखो ये आ रहा है होल स्क्वायर है, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो हो गया, पॉजिटिव है। implies a minus g is greater than 0, implies is greater than g। आई होप आपको क्लियर रहेगा ये। एग्जाम्पल 18, if am and gm of two positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, find the numbers। let r a and b, let these two numbers are a and b, then a is equal to a plus b by 2 जो कि दिया हुआ है 8 एंड g is रूट ऑफ ए बी जो कि दे रखा है आपको 8। यही है ना, 10 और 8 या ठीक है। देखा नाउ मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन ए प्लस बी मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास यहां से आता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, और यहां से सॉल्व करता हूं तो ए बी इज इक्वल टू 64, जो इक्वेशन बन जाती है मेरे पास। बट स्टिल मेरे पास में ए और बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हम क्या करेंगे ऐसे में, देखो a माइनस बी का स्क्वायर कैन बी राइट एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, लिख सकता हूं ना ऐसा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 64 विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 400 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 64 दैट मीन 6 1 256, कितना आ जाएगा 144। I hope there is no any issue in that।
Then from equation 1 and 3. एक बार तो ले लो पॉजिटिव और एक बार ले लो नेगेटिव। सॉल्व करो। तो ये तो आपके पास आए फर्स्ट इक्वेशन से, पॉजिटिव वाले से। अब इसको सॉल्व कर लो। b इज इक्वल टू 20 माइनस ए का वैल्यू कितना है 4, तो b इज इक्वल टू 16। सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा बेटा, आंसर वही रहेंगे, ए और बी की वैल्यू का ऑर्डर, उसके अलावा कोई फर्क। अरे भाई तो नीचे पेन नहीं चलता है। ए जहाँ 16 था वहां ए 4 हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में बी जहाँ 4 था वहां पे 16 हो जाएगा। तो आई होप कि क्लियर है आपको, देयर इज नो एनी इशू इन दैट। तो एज अ गिफ्ट फॉर यू 9.3 आप लोगों को करनी है। हम ट्यूसडे को इसकी क्वेरीज करेंगे। और अभी कोई बच्चा जिसने 1 to 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हो, तो 1 to 10 में कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। एक्सरसाइज नंबर 9.3 1 to 10 तक एनी क्वेरीज देयर देन यू कैन आस्क। Three and four, okay. The fifth and 11th term of GPR, PQR respectively show that Q square is equal to PS. लो यहाँ देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ GPR PQR। ऐसा करो, नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऊपर ही ले लो। हटा देता हूँ मैं। आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। लिखा नहीं जाता एक तो नीचे। कॉपी कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें बोल रहा है 5th और 8th एंड 11th टर्म्स जो है वो PQR है। T5, T8, T11 फॉर्मूला होता है AR raised to the power n-1। दैट मीन ये हो जाएगा AR raised to the power 4,
ए आर रेज टू द पावर 7, ए आर रेज टू द पावर 10। इसकी वैल्यू दे रखी है p, इसकी वैल्यू दे रखी है q, इसकी वैल्यू दे रखी है r। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 यही है। और प्रूव करना है q स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। पी क्यू एस दे रखा है, आर नहीं दे रखा, सॉरी, पी क्यू एस। देन शो करना है q स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस लाना है, तो हम इस तरीके से कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, ps is equal to ar raised to the power 4 dot ar raised to the power 10, and it can be write as a square r raised to the power 14, and it can be write as a r raised to the power 7 का whole square, which can be write as a q square, और ये हमें लाना था। आई होप कि क्लियर है। Fourth, the fourth term of a GP is square of its second term, and the first term is -3. Determine its seventh term. Fourth term is square of a GP. Fourth term of a GP is square of its second term. That means T4 is square of T2. That means AR raised to the power 3 is square of AR. That means AR cube is equal to A square R square. जब इसको कैंसिल करोगे तो A से ये कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, तो R is equal to A. That means they both are same. A और R दोनों इक्वल हैं। आगे ये बोल रहा है फर्स्ट टर्म इज -3, गिवन है A is equal to -3, implies R is also -3, implies T7 is equal to AR raised to the power 7 minus 1. A की वैल्यू कितनी है -3, R की वैल्यू भी -3 raised to the power 6, that means -3 raised to the power 7. Implies T7 is equal to -3 raised to the power 7, which can be write -3 raised to the power 7, और -3 raised to the power 7 कितना होना चाहिए आपके हिसाब से बताओ? मैंने लिखवाई थी वैल्यू, ऑलमोस्ट 5 या 6 तक तो लिखवाई थी, 7 ही तो निकालना है। बहुत देर लगाते हो। योगेश, आपके अलावा बेटा किसी की प्रॉब्लम नहीं है वीडियो को लेके, मैं कैसे सॉल्व करूं बताओ? नॉर्मल बेटा 3 raised to the power 6 कितना होता है? 729, 729 मल्टीप्लाई विथ 3, 2187। तो ये आपका T7 आ गया। एनी क्वेरीज देयर?
चलिए, अभी भी 10 तक कोई क्वेरी बाकी हो तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। Any query between 1 to 10? Let me talk with some students. पहले तो ये देखें आपके फिजिक्स वाले सर आ गए थे, नहीं आए। हाँ, एक बच्ची जिसका नाम है प्रिया, दीक्षिता, खुशी। बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने सारे? दो तीन बच्चियां हैं जिनका नाम मैंने लिया, दीक्षिता, प्रिया, खुशी, वीरेंद्र, ये लड़का एक। इन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सारे जितने मैंने दिए थे? मैंने 22 तक क्वेश्चंस दिए थे, सारे 22 तक कर लिए क्या आप लोगों ने? वीरेंद्र, अच्छा 11 नहीं कर पाया, बाकी सारे कर लिए बेटा, बहुत अच्छे। कहां तक की है दीक्षिता और खुशी? खुशी ने तो जवाब ही नहीं दिया। कहां तक किया अटेम्प्ट बेटा वो तो बताओ। सॉरी, खुशी 11 तक की है। ओके, दीक्षिता कहां तक की है बेटा? वन टू 10 एंड 12 एंड 14। तो जब से मैं पूछ रहा हूँ सारे क्वेश्चन हो गए क्या? तो हाँ सर हो गए, नो क्वेरी इज देयर, नो क्वेरी इज देयर। ये नहीं कहा जा रहा आप लोगों से कि सर हमने सारे अटेम्प्ट नहीं किए हैं। एक्स स्मार्ट हो सारे हैं ना? और खुशी और दीक्षिता, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गया आपका? सेवन और 8 कर लिया आप लोगों ने?
क्यों, क्वेरी तो थी नहीं आपकी 8 और 1 to 10 1 to 11 तो आपने वैसे ही अटेम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो ही गया है खुशी। तो जो अपना ग्रुप है बेटा, आपको उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 विद इन हाफ मिनट आपको सेंड करना है फटाफट। दीक्षिता रिप्लाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गया आपका। जल्दी रिप्लाई करो, उधर वेट कर रहे हैं आपके दूसरे सर। आई एम टॉकिंग विथ यू दीक्षिता। लगता है उस बच्ची तक मेरी वॉइस नहीं जा रही है अब। डोंट बी एक्स स्मार्ट, ओके। जो टॉपिक करा दिया है उसके क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं सर, आपने रिलेशन नहीं करवाया है एम और जीएम के बीच में। आई नो मुझे क्या कराना है। चलिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे।